हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये पीजीटी नागरिक शास्त्र का 20वां भाग है। तो दोस्तों, अगर आप टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, हम बताना चाह रहे हैं कि नवोदय का फार्म आ चुका है, जो 2 फार्म है। एक फार्म सामान्य वाला है, एक विशेष कर स्पेशल कर भी फार्म आया है, उसको भी आप भर सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए हमने जो नोटिस है इसका हमने अपने जो टेलीग्राम चैनल है उस पे हम डाल चुके हैं, पूरा डिटेल्स में दिया गया है। तो आप उस पे ज्वाइन हो सकते हैं और वहाँ से कुछ सूचनाएँ पा सकते हैं। दोस्तों, उसमें अलग से पोस्ट है, पैसे सेम लगेंगे दोनों जगह बराबर, लेकिन हो सकता है उधर लोग ना जाएँ, तो वहाँ पे अगर आपके पास पैसे हैं, फार्म भर सकते हैं, तो उधर भी फार्म भरिए कि आपको उधर का कोई मिल जाए, ठीक है? तो आप जैसा समझे उचित वैसा करें। टेलीग्राम चैनल जो है हमारा यही है, यूपीएससी इन्फो 24 यही वाला है। तो इसी पे आप ऐड हो जाइए, जुड़ जाइए। वहाँ पे बहुत सा इसका जो पीडीएफ है, कुछ का पीडीएफ भी डाल चुके हैं, तो उससे और कुछ चीज़ें हैं जो आपको मिल जाएंगी वहाँ से कंटेंट। तो स्टार्ट करते हैं। आज का ये पहला नंबर क्वेश्चन है जो 61 नंबर से शुरू हो रहा है। इस्लामिक स्टेट नामक आतंकी संगठन के पूरे नाम आईएसआईएस या आईएसआईएल में क्रमशः आने वाले अंतिम 2 अक्षरों आईएस और आईएल का अर्थ है। इस्लामिक स्टेट नामक जो आतंकी संगठन के पूरे नाम आईएसआईएस या आईएसआईएल में क्रमशः आने वाले अंतिम जो अक्षर होते हैं आईएस और आईएल का अर्थ आपको बताना है। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन दिया है इराक एंड सीरिया और इराक एंड लिवांट, इराक एंड सऊदी और तथा इराक एंड लेबनान, इराकी सुन्नीज तथा इराकी लिबरेटर्स। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर पहला हो जाएगा दोस्तों, इराक एंड सीरिया और इराक एंड लिवांट इसका फुल फॉर्म होगा। जो आखिरी के 2 शब्द है, व्याख्या देखते हैं। आईएसआईएस या आईएसआईएल का अर्थ इराक एंड सीरिया तथा इराक एंड लिवांट है। तो इनके आखिरी अक्षर का है इराक एंड सीरिया तथा इराक एंड लिवांट है। आईएसआईएल की स्थापना 1999 में की गई। इस्लामिक स्टेट आतंकवादी संगठन ने मोसुल पर कब्जा करने के बाद 2014 में अपना नाम परिवर्तित कर इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया कर लिया, मतलब आईएसआईएस नाम कर लिया। इस्लामिक स्टेट की स्थापना जमात अल ताहिद वल जिहाद के नाम से 1999 में हुई थी। इस्लामिक स्टेट की स्थापना जमात अल तवाहिद वल जिहाद के नाम से 1999 में हुई थी। दोस्तों, कभी कभी आईएसआईएस का फुल फॉर्म पूछता है, तो इसको आप याद रखेंगे, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया होता है। आगे देखिए, 62 नंबर क्वेश्चन है, लॉ ऑर्डर शब्द को किसने प्रचलित करवाया? लॉ ऑर्डर शब्द को किसने प्रचलित करवाया? तो आंसर पहला नंबर हो जाएगा, चर्चिल ने फुलटन भाषण द्वारा। चर्चिल ने फुलटन भाषण द्वारा लॉ ऑर्डर शब्द को प्रचलित करवाया। व्याख्या देख लीजिए। 5 मार्च 1946 को वेस्टमिनिस्टर कॉलेज फुलटन में ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने बौद्धिक भाषण के द्वारा लॉ ऑर्डर शब्द को प्रचलित करवाया। अगला देखिए, 63 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा राज्य का अनिवार्य अंग नहीं है? निम्न में कौन सा राज्य का अनिवार्य अंग नहीं है? इसमें दिया है भूमि, प्रजातंत्र, जनसंख्या, संप्रभुता। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रजातंत्र। प्रजातंत्र जो है वो राज्य का अनिवार्य अंग नहीं है। राज्य के अनिवार्य अंग 4 होते हैं, जिसमें भूमि होता है, भूखंड जिसे कहते हैं, जनसंख्या होता है, संप्रभुता होता है और सरकार होता है। ठीक है, 4 अंग कौन कौन से हैं? राज्य के अनिवार्य, जनसंख्या, निश्चित भूभाग, प्रभुसत्ता और सरकार है। प्रजातंत्र इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, अगला देखिए, वैश्विक स्तर पर
परमाणु ऊर्जा संबंधित मामलों के लिए गठित संगठन का नाम है। गठित संगठन का क्या नाम है ये बताना है। अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा अधिकरण, अंतर्राष्ट्रीय आणविक नियंत्रण आयोग या अंतर्राष्ट्रीय परमाणु अप्रसार अधिकरण। चौथा है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अधिकरण। तो कौन सा आंसर सही है? तो 4 आंसर सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अधिकरण आंसर सही है। व्याख्या देखिए। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अधिकरण की स्थापना 19 जुलाई 1957 में की गई। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अधिकरण की स्थापना 19 जुलाई 1957 में की गई। इसका मुख्यालय वियना में है। 65 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों। परमाणु अप्रसार संधि पर अमेरिका और सोवियत संघ ने कब हस्ताक्षर किए थे? परमाणु अप्रसार संधि पर अमेरिका और सोवियत संघ ने कब हस्ताक्षर किए थे? ऑप्शन है पहला 1971 के पूर्व, दूसरा ऑप्शन 1972 के पूर्व, तीसरा 1975 के पश्चात। उपयुक्त सभी असत्य हैं। तो ऑप्शन है जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 1971 के पूर्व। आंसर आपका सही हो जाएगा 1971 के पूर्व। परमाणु अप्रसार संधि पर अमेरिका और रूस ने सिग्नेचर किए थे 1971 के पूर्व 1963 में। परमाणु अप्रसार संधि पर अमेरिका तथा सोवियत संघ ने 1971 से पूर्व अर्थात 1963 में हस्ताक्षर किए थे। आगे देखिए। मार्सिलियो, पादुआ और रूसो ने किस प्रकार की संप्रभुता का प्रतिपादन किया? मार्सिलियो, पादुआ और रूसो ने किस प्रकार की संप्रभुता का प्रतिपादन किया? ऑप्शन है लोकप्रिय, धार्मिक, अभिजनोन्मुख या संसदीय। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों लोकप्रिय। मार्सिलियो, पादुआ और रूसो ने लोकप्रिय संप्रभुता का प्रतिपादन किया। लोकप्रिय संप्रभुता व्याख्या देख लीजिए फ्रेंड्स। लोकप्रिय संप्रभुता सिद्धांत का प्रतिपादन मार्सिलियो तथा रूसो ने किया। ठीक है। सबसे पहले 14वीं शताब्दी में इतालवी दार्शनिक मार्सिलियो पादुआ ने पाप की सत्ता को चुनौती देते हुए लोकप्रिय प्रभुसत्ता के सिद्धांत को नया जीवन प्रदान किया। मार्सिलियो पादुआ की विख्यात कृति डिफेंसर पेसिस दोस्तों इसको आप याद रखेंगे। डिफेंसर पेसिस क्या नाम है? डिफेंसर पेसिस किसकी कृति है? तो मार्सिलियो पादुआ की कृति है। ये याद रखेंगे। इसका हिंदी होता है शांति रक्षक। इसका हिंदी क्या होता है? शांति रक्षक के अंतर्गत पाप की सर्वोच्च या सर्वोपरि सत्ता पर प्रबल प्रहार किया। आगे देखिए। मार्सिलियो ने यह सिद्ध करने का बीड़ा उठाया कि पोप तंत्र और पुरोहित वर्ग को न केवल लौकिक मामलों में बल्कि आध्यात्मिक मामलों में भी सर्वसाधारण के अधीन रहना चाहिए। सर्वसाधारण की सर्वोपरि सत्ता के सिद्धांत मार्सिलियो ने गणतंत्रवाद के रूप में मान्यता दी। तो दोस्तों यहाँ से जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि मार्सिलियो पादुआ के विख्यात कृति का क्या नाम है? तो वो नाम है डिफेंसर पेशी। ठीक है। डिफेंसर पेशी या शांति रक्षक ये आपको याद रखना है। आगे देखिए। इसी की व्याख्या में ये ज़्यादा हो गया व्याख्या। 17वीं शताब्दी के शुरू में जर्मनी न्यायविद जोहानेस आल्थयूजियम आल्थयूजियस ने लोकप्रिय संप्रभुता की संकल्पना को आगे बढ़ाया। आल्थयूजियस ने के अनुसार संप्रभुता जो है प्रभुसत्ता ऐसा कार्य करने की सर्वोच्च शक्ति है जो राज्य के सदस्यों के भौतिक और आध्यात्मिक कल्याण के लिए आवश्यक है। आगे देखिए। 18वीं शताब्दी में लोकप्रिय संप्रभुता की संकल्पना फ्रांसीसी विचारक जे रूसो के
राजनीतिक दर्शन का सार तत्व है। रूसो ने स्पष्ट रूप से सत्ता का स्रोत जनता को बताया। सत्ता का स्रोत स्पष्ट रूप से रूसो ने क्या बताया? जनता को बताया। रूसो के अनुसार संप्रभुता का निवास स्थान सामान्य इच्छा मतलब जनरल विल में होता है। उदारवाद और लोकतंत्र के समर्थकों के लिए यह प्रेरणा की स्रोत रहा है। आगे देखिए। रूसो के अनुसार जिस सामाजिक समझौते सोशल कॉन्ट्रैक्ट से राज्य की उत्पत्ति होती है, सर्वोच्च संप्रभुता उसी में निहित होती है। प्रभु सत्ता की सही रूप में अभिव्यक्ति सामान्य इच्छा में देखने को मिलती है। सामान्य इच्छा या जनरल विल किसी समुदाय के सभी सदस्यों की वास्तविक इच्छा होती है, रियल विल होती है, क्योंकि यहाँ वह अपने सभी स्वार्थ भूलकर अपने पूरे समुदाय समाज के हित में कार्य करने की भावना से प्रेरित होकर कार्य करते हैं। रूसो ने प्रभुसत्ता को निश्चयात्मक माना है, क्योंकि सामान्य इच्छा पूरे समुदाय की होती है, न कि किसी विशेष व्यक्ति की। सामान्य इच्छा पूरे समुदाय की होती है, न कि किसी विशेष व्यक्ति की, ऐसा उनका मानना था रूसो का। रूसो ने 2 कारणों से लोकप्रिय संप्रभुता को सर्वोच्च माना है। वो 2 कारण क्या क्या हैं? संप्रभुता का आधार सामान्य इच्छा है। यह प्रभुसत्ता के अधिकार पक्ष को व्यक्त करता है, पहला कारण यह था। दूसरा है प्रभुसत्ता का उद्देश्य सार्वजनिक कल्याण है। यह प्रभुसत्ता के कर्तव्य पक्ष को व्यक्त करता है। अतः दोनों में समन्वय ही लोकतंत्र की आधारशिला है। आगे देखिए। हब्स के सामाजिक समझौते में लोगों ने लेवियाथन को सौंपा। क्या सौंपा? केवल विद्रोह का अधिकार सौंपा, केवल धार्मिक अधिकार सौंपा, लगभग सभी अधिकार सौंपे, केवल राजनीतिक अधिकार सौंपे। तो लेवियाथन को उन्होंने क्या किया? सभी अधिकार सौंप दिया, लगभग सभी अधिकार सौंपे। उसने एक व्यक्ति को सर्वोच्च माना और उन्हीं को नाम दिया लेवियाथन एक प्रकार से, और उन्होंने उसी को अपनी सबसे जो दैविक शक्ति है, आज उसको दैविक शक्ति मान सकते हैं लेवियाथन को, जिसको इन्होंने सभी लोगों ने अपने सभी अधिकार उसको सौंप दिए और उसी को सर्वोपरि बनाया। ठीक है, व्याख्या देख लीजिए दोस्तों। हब्स ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत के माध्यम से लेवियाथन को लगभग सभी अधिकार सौंपे। हब्स कहता है कि प्राकृतिक अवस्था का मानव स्वार्थी तथा महत्वाकांक्षी था। इस स्थिति से उबरने के लिए उसने एक समझौता के माध्यम से अपना प्राकृतिक अधिकार लेवियाथन को सौंप दिया। आगे देखिए। कन्वेंशन, कॉक्स और प्राइमरी का संबंध प्रमुखतः किससे है? कन्वेंशन, कॉक्स और प्राइमरी का संबंध प्रमुखतः किससे है? अमेरिकी सीनेट की शक्तियों से, अमेरिकी प्रतिनिधि सदन की शक्तियों से, अमेरिकी राष्ट्रपति और संसद के बीच संबंधों से, अमेरिकी दलों और चुनावों से। तो आंसर हो जाएगा अमेरिकी दलों और चुनावों से इन तीनों शब्द का संबंध है। व्याख्या देखिए दोस्तों। कन्वेंशन, कॉक्स और प्राइमरी का संबंध अमेरिकी दलों तथा चुनावों से है। आगे क्वेश्चन है, दी रिफ्लेक्शंस ऑफ वायरलेस में जॉर्ज सोरेल दिखता है कि लोग उन राजनैतिक मिथकों से प्रभावित होते हैं जो दी रिफ्लेक्शंस ऑन वायरलेस में जॉर्ज सोरेल ने दिखाया है कि लोग उन राजनैतिक मिथकों से प्रभावित होते हैं जो सदैव सत्य होते हैं, परंपरा पर आधारित होते हैं, तर्क पर आधारित होते हैं, भले ही असत्य हो किंतु आकर्षक होते हैं। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका चौथा, भले ही असत्य हो किंतु आकर्षक होते हैं। यह जॉर्ज सोरेल ने किसमें दिखाया है? तो द रिफ्लेक्स ऑफ वायरलेस में दिखाया है। व्याख्या देख लीजिए। फ्रांसीसी राजनीतिक दार्शनिक जॉर्ज सोरेल ने अपनी कृति द रिफ्लेक्शन ऑन वायरलेस
में दिखाया है कि लोग उन राजनीतिक मिथकों से प्रभावित होते हैं जो असत्य किंतु आकर्षक हो। वर्ष 1908 में प्रकाशित इस पुस्तक में फ्रांसीसी क्रांति का विवरण है। आगे देखिए 70 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स। चीन के नेताओं की भारत यात्रा के दौरान किन स्थानों पर चीनी सेनाओं की घुसपैठ का समस्या हुई? चीन के नेताओं की भारत यात्रा के दौरान किन स्थानों पर चीनी सेनाओं की घुसपैठ की समस्या हुई? तो दोस्तों ये समस्या हुई थी लद्दाख में, डेप्सांग और चुमार में। लद्दाख के डेप्सांग और चुमार में ये समस्या हुई थी घुसपैठ की। ठीक है, लद्दाख के डेप्सांग और चुमार में चीनी नेताओं की भारत यात्रा के दौरान चीनी सेनाओं की घुसपैठ की समस्या हुई। आगे देखिए 71 नंबर क्वेश्चन है। म्यूचुअल एंड पुस्तक में क्रपोटकिन ने किस विचार का विरोध किया? म्यूचुअल एंड पुस्तक में क्रपोटकिन ने किस विचार का विरोध किया? तो इन्होंने जो विरोध किया था दोस्तों, डार्विन के संघर्ष सिद्धांत का विरोध किया था अपनी पुस्तक में। व्याख्या देख लीजिए। म्यूचुअल एंड ए फैक्टर ऑफ इवोल्यूशन पुस्तक में पीटर क्रपोटकिन ने डार्विन के संघर्ष सिद्धांत का विरोध किया। यह पुस्तक रूसी प्राकृतिकवादी और अराजकतावादी दार्शनिक पीटर क्रपोटकिन द्वारा 1902 में तैयार किया गया निबंध संग्रह है। ठीक है, निबंध संग्रह है। आगे देखिए। अमेरिकी राजनीतिक में चुनाव क्षेत्रों को राजनीतिक लाभ की दृष्टि से परिसीमित करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? अमेरिकी राजनीतिक में चुनाव क्षेत्रों को राजनीतिक लाभ की दृष्टि से परिसीमित करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं दोस्तों गोरीमार्डरिंग कहते हैं। इसको आप याद रखेंगे। शब्द ऐसा आ रहा है कि पढ़ने में बहुत दिक्कत हो रहा है। अमेरिकी राजनीतिक में चुनाव क्षेत्रों को राजनीतिक लाभ की दृष्टि से परिसीमित करने की प्रवृत्ति को गोरीमार्डरिंग कहते हैं। यह प्रथा निर्वाचित क्षेत्रों का निर्माण करती है जो राज्य सरकारों को अनुकूल होता है। 73 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स। शक्ति नहीं बल्कि सदिच्छा राज्य का आधार है। यह वाक्य किस विचार का प्रतिनिधित्व करता है? शक्ति नहीं बल्कि सदिच्छा राज्य का आधार है। यह वाक्य किस विचार का प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन 1 है आदर्शवादी का, ऑप्शन बी है, ऑप्शन दूसरा है मार्क्सवादी का, ऑप्शन तीसरा है यथार्थवादी का, ऑप्शन 4 है विकासवादी का। तो दोस्तों ये आंसर हो जाएगा आदर्शवादी का। आंसर क्या हो जाएगा? शक्ति नहीं बल्कि सदिश्य राज्य का आधार है, आदर्शवादी का ये कथन है। ठीक है, व्याख्या देख लीजिए। आदर्शवादी विचारक थॉमस ग्रीन ने कहा है कि शक्ति नहीं बल्कि सदिच्छा राज्य का आधार है, या इसी कथन को इस तरह कह सकते हैं, राज्य का आधार इच्छा है, शक्ति नहीं। एक ही कथन है दोनों। द बेसिस ऑफ द स्टेट इज विल नॉट पावर, टी.एच. ग्रीन। मतलब एक कथन किसने कहा है कि राज्य का आधार इच्छा है, शक्ति नहीं? थॉमस हिल ग्रीन ने कहा है। थॉमस हिल ग्रीन का ये वक्तव्य है। दोनों वक्तव्य एक ही है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, कि शक्ति नहीं बल्कि सदिच्छा राज्य का आधार है, या राज्य का आधार इच्छा है, शक्ति नहीं। यहाँ भी वही बात कहा जा रहा है, शक्ति नहीं, मतलब यही भी है शक्ति नहीं। ठीक है, तो एक ही वाक्य है, दोनों कहने का सेंस अलग अलग है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे व्याख्या देखते हैं फ्रेंड्स। व्यक्तिवादी, साम्यवादी, अराजकतावादी राज्य को मात्र शक्ति के परिणाम और प्रतीक मानते हैं,
किंतु ग्रीन ने उनके विचारों से सहमत नहीं है। ग्रीन जो है अराजकतावादी या साम्यवादी व्यक्तिवादी जो ये मानते हैं, राज्य को बस शक्ति का परिणाम मानते हैं, तो ग्रीन महोदय उनसे सहमत नहीं है। ग्रीन के अनुसार यदि राज्य भय उत्पन्न कर अपनी आज्ञाओं का पालन करवाता है तो वह राज्य कभी भी अस्थायी नहीं हो सकता। अंग्रेज आदर्शवादी थॉमस हिल ग्रीन का विचार है कि राज्य का आधार इच्छा है, शक्ति नहीं। राज्य का आधार क्या है? इच्छा है, शक्ति नहीं। ये थॉमस जो हिल ग्रीन है उनका ये विचार है। इनका ये मानना है कि अगर आप सहमति शक्ति के बल पे कोई चीज़ काम कर रहे हैं तो वो अस्थायी नहीं होगा, वो देर तक राज्य नहीं चलेगा। अगर शक्ति के आधार पे हम किसी को अपनी आज्ञा का पालन करवा रहे हैं तो वो राज्य कभी भी अस्थायी नहीं हो सकता, हमेशा शक्ति ही नहीं प्रयोग किया जा सकता। आगे क्या कहते हैं महोदय? आगे कहते हैं ग्रीन के अनुसार अधिकारों की रक्षा के उद्देश्य से राज्य का क्या हुआ? प्रादुर्भाव हुआ, उद्भव हुआ, विकास हुआ। राज्य का क्या हुआ? विकास हुआ। साधारणतया व्यक्ति अपने अधिकारों के समान ही दूसरे व्यक्ति के अधिकारों का भी पूर्ण रूप से सम्मान करता है, परंतु क्रोध, घृणा या स्वार्थ से वशीभूत होकर वह दूसरे के अधिकारों की अवहेलना भी करने लगता है। इसी सामान्य इच्छा के परिणाम स्वरूप राज्य की सृष्टि होती है। इस प्रकार राज्य समान इच्छा का ही मूर्त रूप है और राज्य का आधार वही इच्छा है। राज्य का आधार वही इच्छा है। इसमें संदेह नहीं कि राज्य हमारे विरुद्ध यदाकदा बल प्रयोग करता है, पर वह हमारी सबकी इच्छा से ही वैसा करता है, क्योंकि इसी कार्य के लिए हमने उसकी स्थापना की है। ग्रीन इस शक्ति प्रयोग को भी सामान्य इच्छा का दूसरा रूप समझता है, या वो बताना चाहते हैं कि ये क्या है? ग्रीन महोदय, शक्ति ये क्या है? एक प्रकार का सामान्य इच्छा है, क्योंकि हमने ही राज्य को बनाया है और हमने ही कुछ उसको अधिकार दिया है, ठीक है, कि वो बल प्रयोग कुछ हद तक कर सकता है। वह रूसो के इस विचार को अपनाता है कि राज्य हमारे विरुद्ध बल प्रयोग, ठीक है, राज्य हमारे विरुद्ध बल प्रयोग इस उद्देश्य से करता है कि हम स्वतंत्र हो सके। उदाहरण, जब मनुष्य स्वार्थपूर्वक उद्देश्य से दूसरे व्यक्तियों की संपत्ति चुराता है तो वह स्वयं अपनी आदर्श नैतिक इच्छा और समाज की समान इच्छा के प्रतिकूल कार्य करता है। यदि समाज में यदि कोई चोरी करके इस मार्ग का अनुयायी हो जाए तो फिर किसी भी की संपत्ति सुरक्षित नहीं रहेगी। अतः समाज की सामान्य इच्छा पर यह होता है कि चोरी के कार्य का विरोध किया जाए। अतः जब पुलिस और न्यायालय उसे दंड देते हैं तो वे शक्ति का नहीं वरना समाज की सामान्य इच्छा तथा उस व्यक्ति की आदर्श नैतिक इच्छा का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस प्रकार गेज के जिन कार्यों में हम शक्ति का प्रयोग दिखाई देता है वे वस्तुतः समान इच्छा से ही उत्पन्न होता है। इसलिए ग्रीन का कहना है कि राज्य का आधार इच्छा नहीं, शक्ति नहीं। इसलिए ग्रीन का कहना है राज्य का आधार इच्छा है, शक्ति नहीं। आगे देखिए दोस्तों, 74 नंबर क्वेश्चन है, सैनिक औद्योगिक संकुल किसके द्वारा प्रयुक्त होने के पश्चात व्यापक रूप से प्रयोग में लाया जाने लगा? सैनिक औद्योगिक संकुल किसके द्वारा प्रयुक्त होने के बाद व्यापक रूप से प्रयोग में लाया जाने लगा? तो आंसर हो जाएगा आइजनहावर द्वारा प्रयोग होने के बाद व्यापक रूप से प्रयुक्त होने के बाद लाया जाने लगा, प्रयोग में आने लगा। आइजनहावर द्वारा, ये अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखते हैं, सैनिक औद्योगिक संकुल का प्रयोग आइजनहावर द्वारा 1961 में किया गया। यह सेना के पीछे काम करने वाली प्रणाली होती है। व्याख्या देखिए, सैनिक औद्योगिक संकुल, जिसे इंग्लिश में करते हैं मिलिट्री इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स या मिलिट्री इंडस्ट्री
इंटेग्रेशनल कॉम्प्लेक्स से आशय कानून निर्माताओं, सेना तथा सेनाओं को सपोर्ट करने के लिए निर्मित सैन्य औद्योगिक आधार के आपसी संबंध और उससे संबंधित नीति से है। यह शब्द प्रायः संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना के पीछे काम करने वाली प्रणाली के लिए प्रयुक्त होती है। इस शब्द सैन्य औद्योगिक संकुल का प्रयोग सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहावर के द्वारा 1961 में विदाई समारोह में किया गया था। तभी से यह प्रचलित है। 75 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, जब प्रशासन का कार्य नहीं बढ़ता है उस स्थिति में भी उसका आकार बढ़ जाता है। उपरोक्त अवधारणा के साथ किसका नाम जुड़ा है? कथन क्या है दोस्तों? जब प्रशासन का कार्य नहीं बढ़ता उस स्थिति में भी उसका आकार बढ़ता है। यह कथन किसका है, किसके साथ जुड़ा है? तो एक कथन है दोस्तों पार्किंसन का। एक कथन किसका है? पार्किंसन के साथ जुड़ा है, पार्किंसन का है। ठीक है, व्याख्या देखिए। जब प्रशासन का कार्य नहीं बढ़ता उस स्थिति में उसका आकार बढ़ता है। यह अवधारणा प्रशासन से संबंधित है जो पार्किंसन द्वारा दी गई है। आगे दोस्तों, ये जो पीजीटी प्रवक्ता नागरिक परीक्षा 19 भाग था उसमें एक क्वेश्चन गलत हो गया था। उस क्वेश्चन में टाइपिंग जो होना चाहिए था वहाँ पे होना चाहिए था द इंडिया ऑफ जस्टिस, तो वहाँ पे था द इंडिया, नहीं यहाँ पे होना चाहिए था द आइडिया, तो वहाँ पे इंडिया था। तो उसको आप संशोधित कर लेंगे, आंसर गलत हो सकता है आपका, तो ये आप देख लेंगे दोस्तों। इसके लिए आप लोगों से सॉरी सभी से, क्योंकि एक गलत कंटेंट था, गलत हो गया और किसी दोस्त के माध्यम से हमको मालूम चला। ठीक है, उसको हम तहे दिल से उनका शुक्रिया करते हैं। दोस्तों कोई भी गलती हो आप कमेंट कर ज़रूर बताएं, क्योंकि हमें नहीं है कि हर चीज़ को अच्छे से ही जानते होंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि हम बहुत बड़े विद्वान हैं, कुछ नहीं है। बस आप जैसे पढ़ रहे हैं वैसे हम लोग भी हैं। बस ये है कि हमारा ये प्रयास है कि आप लोग को कंटेंट दिया जाए इस चैनल पे, जो दिया जाए, और कोई भी गलती है तो आप उसको बताइए। ऐसा नहीं कि हम बहुत बड़े विद्वान हैं। ठीक है, द आइडिया ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? तो ये कौन थे? ये पुस्तक है अमर्त्य सेन की। ये तो ठीक था अमर्त्य सेन, बस टाइपिंग करने में वहाँ गलती हो गई थी, इंडिया लिखा गया था आइडिया की जगह। ठीक है, तो यहाँ पे ये देख लें, कल्याणकारी अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन द आइडिया ऑफ जस्टिस पुस्तक की रचना 2009 में की थी। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों आप सभी लोग को तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद।